Hi friends, welcome back. Chapter number 3, numericals we had started. We had done the exercise sums, just left the 3.9 number that was based on Kirchhoff's laws. Now let us start with illustrations. We'll take that 3.9 at the end. Now let's go for illustrations. Illustration में सबसे पहला it is illustration 3.1. अब illustration 3.1 वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो and then return back. Now as the illustration goes, it gives us certain values. सबसे पहले बोला है कि estimate the average drift velocity, drift speed of conduction electrons in a copper wire. आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है A is equal to 10 raised to minus 7 meter square. फिर दिया हुआ है करंट पासिंग टू द वायर 1.5 एम्पियर. फाइंड करना क्या करना है, याद रखते हैं ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड करनी है. देन यू आर गिवन डेंसिटी ऑफ कॉपर 9 into 10 raised to 3 kg per meter cube. Further you are given molecular weight of copper atom, that is 63.5 gram per mole. So हम तो 60 के लिए ऐसे सिस्टम यूज कर रहे हैं एज 63.5 into 10 raised to minus 3 kg per mole. ओके एंड बोले कि ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड करना है. ना ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड करने के लिए आगे हमने 3.13 किया था एक्सरसाइज का. उसमें कुछ ऐसा था, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला आया था I upon NAE. ना I ऑलरेडी गिवन, A इज गिवन, E तो वेल नोन है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. तो रही बात एंड नंबर डेंसिटी की. ना नंबर डेंसिटी 3.313 में डायरेक्टली दिया होता नंबर डेंसिटी, याद होगा इंटू 10 raised to 28, 8.5 into 10 raised to 28 पर मीटर क्यूब था. यहाँ पे नंबर डेंसिटी वी हैव टू फाइंड आउट. तो अभी जो हम अप्रोच ले रहे हैं नंबर डेंसिटी फाइंड करने का, बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट. उसे ध्यान से देखो एंड दिमाग में फिट कर लो टू फाइंड नंबर डेंसिटी एंड. तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बोला हुआ है कि 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर कॉपर एटम, पर कॉपर एटम 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है. तो पहले हम लोग नंबर डेंसिटी फाइंड करने के लिए, नंबर डेंसिटी मतलब क्या है, इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर नंबर ऑफ एटम्स मिल जाए तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. तो जितने एटम उतने फ्री इलेक्ट्रॉन, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए. तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होना तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ढूंढ लेते हैं पहले. टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेट्स गो फॉर an approach we have studied in standard 11 chapter number 13 kinetic theory of gases. क्या था उसमें, मास, अगर एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि क्या हो गया, ये 1 मोल हो गया, 1 मोल सब्सटेंस हो गया. तो नंबर ऑफ एटम्स कितना होंगे इसमें, तो 1 मोल में इतना मास, तो एटम्स कितने 6.02 into 10 raised to 23 एटम्स. तो फिर मास अगर 9 into 10 raised to 3 kg होए तो कितने एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू 9 into 10 raised to 3 into 6.02 into 10 raised to 23 upon 63.5 into 10 raised to minus 3. ये आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स. इतने एटम्स होंगे इतने मास में. अब तुम बोला कि ये मास क्यों पर्टिकुलरली 9000 ही लिया हुआ है. द रीजन इज यू आर गिवन द डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है, मास पर मोल, केजी पर, मास पर वॉल्यूम, तो केजी पर मीटर क्यूब. तो पर यूनिट वॉल्यूम मास है ये. अब ये अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो ये जो मिलेगा एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा. ओके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना मास है, इतने मास में इतने एटम्स है, तो इतने एटम्स हो गए 1 मीटर वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है. सो बेस्ड ऑन डेंसिटी यू गेट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम एज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन per copper atom. Therefore, number of free electrons per unit volume, जिसको हम लोग नंबर डेंसिटी कहते हैं स्मॉल एन, विल बी दिस मच इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब. वैसे देखा तो इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब बोलेंगे, पर SI system does not recognize electron as a unit. Therefore, we write it as meter cube inverse per meter cube. Okay. जितना ये नंबर है उतना का उतना याद आएगा, क्योंकि पर 1 एटम देयर इज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन. हर एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जितने एटम है उतने फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे. ओके यानी हमको यहाँ n मिल गया, बाकी सारा डेटा दिया हुआ है, तो यू गेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्लियर अबाउट दिस. ये अप्रोच को खास ध्यान रखें.
इतना तो हमने 13 चैप्टर में किया हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, बराबर है, पर ये साथ में इतना ऐड हुआ। अच्छा, इसमें वेरिएशन क्या हो सकता है? अगर मान लो बोला होता है 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, तो फिर नंबर डेंसिटी का क्या होगा? 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, तो नंबर डेंसिटी में यहाँ पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करने का इसको, क्योंकि हर एक एटम 2 फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करने का। ओके, तो वो नंबर डेंसिटी आ जाएगी। क्लियर? यानी ये वेरिएशन कर सकते तो पेपर सेटर यहाँ पे वेरिएशन कर सकते हैं आपको फंसाने के लिए, बाकी तो गेम रिमेन्स द सेम। हाँ, सर फाइंडिंग आउट बाय कैलकुलेशन दिस कम्स आउट इज समवट अराउंड 10⁻³ मीटर पर सेकंड। This drift velocity in this case will come out to be 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ना क्वेश्चन में आगे भी दिया हुआ है कि कंपेयर दिस ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विद, ये ड्रिफ्ट स्पीड जो मिली इसको कंपेयर करना है थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। बी पार्ट में बोले इसको कंपेयर करो ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी क्या हो गया T = 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन टेम्परेचर पे कॉपर एटम की स्पीड कितनी होगी? तो VRMS = √3 RT/MO, ये तो पता है आपको। क्यों MO वाला फॉर्मूला लिया? क्योंकि हम मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास में। ओके, अगर MO नहीं होता तो वी कैड हैव यूज्ड 3 kBt/m, वेयर m इज द मास ऑफ वन कॉपर एटम। अब यहाँ पे एटॉमिक मास डायरेक्टली दिया हुआ तो वो यूज करते हैं फॉर्मूला, दिस विल बी सूटेबल फॉर अस। तो इससे एस्टिमेट करते हैं स्पीड कम समवेट अराउंड 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये आरएमएस स्पीड आ गई कॉपर एटम की एट नॉर्मल टेम्परेचर, और ये ड्रिफ्ट स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग इन दिस कॉपर, इन दिस कंडक्टर। ओके, दोनों को कंपेयर करें तो सॉरी ये लगभग तो 10⁻² मीटर पर सेकंड इतना आएगा, 10⁻² मीटर पर सेकंड इतना आ रहा है। अब दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर करने मतलब रेशियो लेते हैं, तो VRMS अपॉन VD ड्रिफ्ट स्पीड 10⁻² अपॉन 10⁻³ so VRMS will be 10⁵ times VD, यानी RMS स्पीड कॉपर एटम की कितनी होगी? 10⁵ times that of drift speed। ओके, ये कंपैरिजन हो गया। तीसरा कंपैरिजन बोला उन्होंने, कंपेयर करने को बोला दूसरा, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर व्हिच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। ना इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रहा है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवलिंग मींस जनरेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी? तो दैट इज c, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। अगर इसको देखें तो बहुत ज्यादा हो गया, तो अराउंड 10⁻11 टाइम्स। सो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स की स्पीड वेरी मच हायर देन ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेव की स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड से तो बहुत ज्यादा रहेगी। ओके, सो दैट्स सम इलस्ट्रेशन 3.1। 3.2 प्योरली थियोरेटिकल है, इससे बुक में से पढ़ लेना उसे। चलो आगे चलते हैं, दो सम बैक टू बैक 3.3 एंड 3.4। Now these two sums are connected to formula RT = R01 plus alpha into T minus T0, उसका कनेक्टेड सम है। पहले इलस्ट्रेशन 3.3। 3.3 में दिया हुआ है you are given temperature quotient resistance 1.7 × 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, अल्फा दे दिया है। फिर बोले सम रेफरेंस टेम्परेचर 27 सेल्सियस पे, रेजिस्टेंस R0 इज 75.3 हो, अनेट टेम्परेचर कितना ताकि रेजिस्टेंस बनेगा, सॉरी रेजिस्टेंस तो नहीं दिया पर यूँ बोला है कि व्हेन 230 वोल्ट पावर सप्लाई इज अप्लाइड, 230 वोल्ट पावर सप्लाई इज अप्लाइड, करंट ऑब्टेन्ड इज 2.68 एम्पियर। तो टेम्परेचर कितना? अब ये सिचुएशन में यू कैन फाइंड द आरटी, जैसे हमने देखा था लास्ट सम में, आगे सॉरी एक्सरसाइज के सम में यू आर गिवन V एंड I, तो यू कैन गेट द रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ V अपॉन I, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा इतना, एंड फिर फॉर्मूला RT = R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0, सब कुछ दिया हुआ, खाली T नहीं दिया, ये RT यहाँ पे, R0 यहाँ दिया हुआ है, टेम्परेचर T0 दिया हुआ है, अल्फा भी दिया हुआ है, तो यू कैन इजीली, तो सॉल्विंग दिस सम यू गेट T। ओके, खाली फर्क इतना RT डायरेक्टली नहीं दिया आपको, V अपॉन I दे दिया, उसके बदले V एंड I दे दिया। ये हो गया इलस्ट्रेशन 3.3। फिर इलस्ट्रेशन 3.4, क्वेश्चन को जैसा रीड करता है 3.4 में, द
इट इज 5.3 ओम, सॉरी 5.23 ओम। तो हमें बोले कि अब इसको एक टेम्परेचर बाथ में रखा जिसका टेम्परेचर हमें मालूम नहीं है, जो हमें ढूंढना है। रेजिस्टेंस फाउंड टू बी 5.795। ये 3 डेटा दिया है। हमने आगे के सारे सम्स में देखा कि 27 सेल्सियस वाज द रेफरेंस टेम्परेचर, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0 इज द रेफरेंस टेम्परेचर। तो यू हैव टू डिसाइड द रेफरेंस टेम्परेचर, लोएस्ट नहीं लेने का। बाय डिफॉल्ट इट इज 27, पर अगर दिया स्पेसिफिकली 0 तो 0 ले लो। तो ये हमारा रेफरेंस टेम्परेचर हो गया, एंड ये उस टाइम पे उस रेफरेंस टेम्परेचर का रेजिस्टेंस हो गया। इसको T1 बोल देते हैं, इसको R1 बोल देते हैं, इसको T2 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं ना। सम तो अगर ये पहला और लास्ट दिया होता तो हम कर लेते, अगर अल्फा दिया होता तो सी आगे वाले सम में ऐसा ही है, ये R0 T0 RT एंड T ढूंढना है, अल्फा दिया है, इससे काम हो जाता है। इस सम में अल्फा नहीं दिया तो यू नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट द अल्फा। कैसे? यूजिंग द फर्स्ट टू सेट ऑफ डेटा। चलो फॉर्मूला तो हमारा वही है, RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0। ये ऊपर जो फॉर्मूला वही। पहला सेट यूज करते हैं, R1 इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T0 यूजिंग द फर्स्ट सेट ऑफ डेटा। Using the first set of data, we get this one, and from this, see R1 is given, R0 is given, R1 दिया हुआ है, R0 दिया हुआ है, T1 दिया है, T0 दिया हुआ है, तो you can get alpha from this, अल्फा मिल जाएगा। एंड फिर उसे सब्स्टिट्यूट करें सेकेंड सेट ऑफ डेटा के लिए, 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T0। अब अल्फा है आपके पास में, बाकी सारा डेटा दिया हुआ है, T2 फाइंड करना है, आ जाएगा। फिर ये सब हो गया, क्लियर? यानी आपको सेट ऑफ डेटा दिया होता है, अकॉर्डिंगली उसमें से अल्फा ढूंढो और फिर बाद में कंटिन्यू करो। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन 3.4। नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 3.5। नाउ 3.5 में आपको एक सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट को अगर ध्यान से देख ले तो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 and 4 ओम का बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन बी एंड सी 1 ओम रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, एंड फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है 12 and 6 का, एंड साथ में टू दिस होल कॉम्बिनेशन अ 16 वोल्ट बैटरी विद 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड। ये दिया हुआ है आपको। व्हाट यू आर आस्क्ड इज, सबसे पहली बात, इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सर्किट। क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर नेटवर्क। फिर बोला है फाइंड द करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर में से कितना करंट पास होगा फाइंड करना है। ओके, हर एक रेजिस्टर में से कितना करंट पास होगा वो फाइंड करना है। तीसरा आपको पूछा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी एंड सी एंड डी, ये 3 चीजें पूछी हुई है। ओके, सबसे पहले चलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए। नाउ ऑब्टेनिंग आर इफेक्टिव, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए देखें तो रेजिस्टेंस है कितने, तो पहला तो आता है ए एंड बी के बीच में 4 and 4 इन पैरेलल, फिर आता है सी एंड डी के बीच में 12 and 6 इन पैरेलल। इन दोनों का इफेक्टिव फाइंड कर लेते हैं। वो जो इफेक्टिव आएगा ए बी का, सी डी का, एंड ये 3 1 2 3 सीरीज में हो जाएंगे, जिसके साथ ये चौथा रेजिस्टेंस भी सी, ये भी सर्किट में ही है ना, पूरे नेटवर्क का पूछा है तो इसको भी लेना है तो भी ऐड कर दो साथ में। तो व्हाट यू गेट इज, पहले फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। 4 and 4 इन पैरेलल है तो 4 into 4 upon 4 plus 4 and that comes out to be 2 ohm। इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल डिवाइड बाय 2 कर दो। फिर दूसरा आता है सी डी, अक्रॉस सी डी 6 into 12 upon 6 plus 12, 6 and 12 इन पैरेलल है तो ये हो जाएगा 72 by 18, 18 4 the 72, दिस विल बी 4 ohm। ओके, अब ध्यान से समझो, इसका इफेक्टिव 2 ohm आया, इसका इफेक्टिव 4 ओम आया, तो 2 ओम 1 ओम एंड 4 ओम एंड ये 1 ओम इन सीरीज, तो आर इफेक्टिव फॉर द एंटायर सर्किट विल बी 2 + 1 डीसी में प्लस 4। ये एक काम करते हैं, इसको ही लिख देते हैं, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी डी प्लस स्मॉल आई इंटरनल रेजिस्टेंस, सो दैट मेक्स 2 + 1 + 4 + 1 एंड दैट मेक्स 8 ओम। तो इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया 8 ओम। क्लियर? अब हमें चाहिए करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक में से करंट कितना पास होगा वो फाइंड करना है। तो चलो जरा करंट की बातें करते हैं।
बैटरी से करंट निकलेगा, लेट्स से आई, वो करंट आई यहां से आया, कितना होगा ये आई? आई विल बी इक्वल, पहले आई ढूंढ लेते हैं, करंट सप्लाइड बाय द बैटरी विल बी ईएमएफ अप्लाइड अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस, पूरी सर्किट के इफेक्टिव रेजिस्टेंस ध्यान में रख के करंट प्रोड्यूस होगा, तो ईएमएफ है 16 अपॉन आर इफेक्टिव 8 ओम, तो दैट इज 2 एम्पियर करंट इज रिलीज बाय द बैटरी, बैटरी का 2 एम्पियर करंट वो यहाँ से यहाँ पे आया, ये करंट ए पे पहुंचने के बाद, ये करंट ए पे पहुंचने के बाद दो पार्ट में डिवाइड होगा, लेट्स से I1 एंड I2। अब ये डिवीजन कैसा होगा? डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस, वी कैन क्लियरली सी दैट रेजिस्टेंस बोथ द ब्रांचेस आर इक्वल, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल, रेजिस्टेंस इक्वल है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल, तो I1 और I2 दोनों इक्वल होंगे, तो I के दो पार्ट, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I/2, क्यों? रेजिस्टेंस इक्वल है इसके लिए, तो 2 एम्पियर करंट आया था, दोनों में 1 एम्पियर, therefore 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ईच 4 ओम रजिस्टर, दोनों में 4 ओम में 1 एम्पियर करंट पास होगा। फिर आगे चलते हैं, ये 1 एम्पियर, ये I1 यहाँ पे आया, ये I2 यहाँ पे आया, दोनों मिलके वापस I बन गए, तो 1 ओम में कितना पास होगा? I, यानी कि 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर करंट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर बिटवीन B एंड C, ओके। फिर वो 1 ओम यहाँ पे आके फिर डिवाइड होगा दो पार्ट में, I विल बी डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट, चलो I1 I2 बोल देते हैं, नहीं वो तो यहाँ यूज किया, इसलिए इधर I3 I4 यूज कर लेते हैं, I3 I4। अब I3 I4 कितना होगा? अरे यार वो तो दोनों इक्वल रेजिस्टर थे, इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अब तो इक्वल रेजिस्टर नहीं है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे? स्वीट एंड सिंपल, पहला इसके अंदर CD के लिए खास, फॉर पार्ट CD, एज इन पैरेलल, पैरेलल में है इसीलिए, एज इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम, therefore V3 equal to V4, V3 will be I3 R3 is equal to V4 will be I4 R4, यानी के 12 I3 is equal to 6 I4, यानी के 2 I3 is equal to I4, दोनों का रिलेशन में 2 I3 is equal to I4, और आप कैसे ढूंढोगे? ऑल्सो वी नो दैट I is equal to I3 plus I4, ये तो अपने को पता ही है, I है ना, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो I4 की जगह 2 I3 रख देते हैं, तो I3 plus 2 I3, therefore I3 will be equal to I/3, मानो ये 3 I3 हो गया, तो I3 will be equal to I/3, I/3 बोले तो 2/3 एम्पियर, तो I4 कितना होगा उसका ट्वाइस, दैट इज 4/3 एम्पियर, ये आ गया, यहाँ पे 2/3 और यहाँ 4/3, कुल मिला के हो गया 2। अब ये I3 यहाँ से पास होकर इधर आएगा एंड ये I4 यहाँ से पास होकर इधर आएगा, दोनों का इकट्ठा होकर I अगेन एंड वो I पास होगा 1 ओम में से। नेक्स्ट स्टेप, फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस करंट विल बी 2 एम्पियर, ओके। आगे हर एक में से करंट सी, यहाँ पे दोनों एग्जांपल हो गए, इक्वल रेजिस्टेंस हो तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, और अनइक्वल हो तो कैसे फाइंड करेगा, इक्वल हो तो डायरेक्टली आधा, अनइक्वल हो तो यू हैव टू गो बाय दिस प्रोसेस, क्लियर? सर इसके 2 के बदले 3 दिए होते तो डिवाइड बाय 3 करो, तीनों इक्वल हो तो, एंड यहाँ पे होता तो तीनों के बीच में रिलेशन बनेंगे ऐसे, V1 इक्वल V2 इक्वल V3, तीनों करके रिलेशन ऑब्टेन करो एंड यू हैव टू सॉल्व इट, उतना ही और ज्यादा नहीं, ओके। तो उतना एक्सटेंड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज दिस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, इसके बाद थर्ड पार्ट क्या पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB क्या होगा, I इंटू RAB, I कितना है 2 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर करंट है, इसका इफेक्टिव कितना है 2 ओम, RAB 2 ओम, यानी 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। फिर दूसरा अक्रॉस CD, सॉरी BC के लिए I इंटू RBC, अब BC में रेजिस्टेंस कितना 1 ओम, तो दिस विल बी इक्वल 2 इंटू 1, 2 वोल्ट, ये VBC हो गया 2 वोल्ट। फिर तीसरा CD, VCD क्या होगा, I इंटू RCD, करंट I आ रहा है
इन सी डी, आई कितना है 2 एम्पियर इंटू सी डी, आर सी डी वॉज 4 एम्पियर 4 ओम, तो ये हो गया टोटल 8 वोल्ट, तो वी सी डी इज 8 वोल्ट। वेरीफाई करते हैं कैसे, ये वी ए बी 4 वोल्ट 2 वोल्ट 8 वोल्ट, 4 प्लस 2 प्लस 8 कितना हुआ 14 वोल्ट, तो 14 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस टोटल हो रहा है, और बैटरी तो 16 वोल्ट का है, तो 2 वोल्ट कहाँ का है, यहाँ पे 4 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ 2 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ 8 वोल्ट मिल रहा है, तो टोटल तो 14 वोल्ट हुआ, बैटरी तो 16 वोल्ट डिलीवर कर रही, तो बाकी का 2 वोल्ट कहाँ गया। ध्यान से देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसने भी तो कुछ खाया होगा ना, आई इंटू आर 2 वोल्ट हो गया, हिसाब मिल गया 2 वोल्ट का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी पोटेंशियल ड्रॉप तो होता है, इसीलिए बैटरी का इफेक्टिव वोल्टेज अवेलेबल इज लेस देन इट्स एक्चुअल ईएमएफ, है ना, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप कर लेता है। यहाँ पूछा नहीं था, इसलिए हमने नहीं कैलकुलेट किया, नहीं लिखा है, हमें खाली वीएबी वीबीसी एंड वीसीडी ढूंढने को बोला है, बट वी कैन जस्ट वेरीफाई 14 वोल्ट है, 16 वोल्ट सप्लाई हुआ, तो बाकी का 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हुआ है। ओके, नेक्स्ट वी गो फॉर इलस्ट्रेशन 3.9, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो। अब क्वेश्चन में दिया हुआ एक विस्टम, एक मीटर ब्रिज का सम दिया हुआ है, मीटर ब्रिज का एक सम हमने एक्सरसाइज में किया था ऑलरेडी, अब यहाँ थोड़ा अलग टाइप का है। 3.9 में बोला रिफर टू द फिगर 3.27 जो एक्जैक्टली लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन के उसी न्यूमेरिकल के पहले दिया हुआ है वो फिगर मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। लेफ्ट आर्म में रेजिस्टेंस आर है, राइट आर्म में रेजिस्टेंस एस है। ओके, इन लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस आर, इन राइट गैप रेजिस्टेंस एस। ओके, इस फिगर को ध्यान में रखें, क्वेश्चन से समवट लाइक दिस, in a meter bridge the null point is found at a distance 33.7 from A पॉइंट से 33.7 डिस्टेंस पे L मिला है, नल पॉइंट मिला है। Now if a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, अब यहाँ पे पैरेलल में अगर 12 ohm लगा दो तो ये नल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, नया पोजीशन इज 51.9। तो हमको फाइंड करना है आर एंड एस का फॉर्मूला वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। चलो पहले इनिशियली पहला पॉइंट पकड़ते हैं, इनिशियली सिचुएशन क्या है, ये आर है ये एस है, नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट, अच्छा लिख लेते हैं, R1 इज इक्वल टू आर, R2 इक्वल टू एस, L1 इक्वल टू नल पॉइंट मिला है हमें 33.7 सेंटीमीटर पे, 33.7 सेंटीमीटर। तो L2 क्या बनेगा 100 माइनस L1 एंड दैट इज 100 में से माइनस करें तो 66.3 सेंटीमीटर। ओके, फॉर्मूला बनेगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 बाई L2, नल पॉइंट मिला है इससे बैलेंसिंग है इसलिए, तो हो जाएगा R अपॉन S इज इक्वल टू 33.7 अपॉन 66.3, ये एक इक्वेशन मिला हमको, बराबर है। फिर चलते हैं सेकंड, आफ्टर कनेक्टिंग 12 ohm in parallel to S, ऐसे आप पैरेलल में 12 ohm लगा दिया, यानी यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन किया है, एक और रेजिस्टेंस पैरेलल लगा दिया, तो अब सिचुएशन क्या होगा, लेट्स सी। लेफ्ट साइड पे तो आर एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं, राइट साइड पे यानी R2 विल बिकम S और 12 पैरेलल में, तो 12 इंटू एस अपॉन 12 प्लस एस। L1 कितना मिला, इस केस में नल पॉइंट शिफ्ट टू 51.9 सेंटीमीटर, 51.9 सेंटीमीटर। L2 क्या होगा 100 माइनस L1 एंड दैट इज 48.1 सेंटीमीटर। ओके, तो अब अगर इक्वेशन देखें तो बैलेंसिंग पॉइंट पे तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, तो यहाँ पे इसको लिखें तो R अपॉन 12S अपॉन 12 प्लस एस इज इक्वल टू L1 51.9 अपॉन 48.1। रीअरेंज करते हैं इसको, प्रॉपरली लिख देते हैं, तो R इंटू 12 प्लस एस अपॉन 12S इज इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1। ओके, ये दूसरा रिलेशन आ गया, फिजिक्स खत्म हो गया, क्यों, अब दो अननोन है आर एंड एस અને दो इक्वेशन अवेलेबल है, लेट्स से इक्वेशन नंबर, दो अननोन है, दो इक्वेशन अवेलेबल है। अब यू हैव टू गो बाय मैथमेटिक्स, तुम बोलोगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
और यार एक बंदा ऐसा है जो अभी चेंज नहीं हुआ, कौन? आर, तो उड़ा दो, एलिमिनेट आर। कैसे? 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, एलिमिनेट आर, एंड फिर एस को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला कर दो। देख लेते हैं कैसे हो सकता है। इक्वेशन के थोड़ा आगे ले जाता हूँ, फिर मैं आप पे छोड़ देता हूँ। 1 डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड करता, आर तोड़ गया तो रहेगा 1 अपॉन एस, डिवाइड बाई 2 है तो ये उल्टा हो जाएगा, इंटू 12s अपॉन 12 प्लस एस, है ना, ये आर तो गया, इज इक्वल टू, अब ये 33.7 अपॉन 66.3 एंड यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाई दिस 51.9 48.1। सिंप्लीफाई कर दो इसको, एक वैल्यू आ जाएगा, ये एस कैंसिल हो गया। अब तो मेरे दोस्तों हो गया ना, तो इजी है ना एस फाइंड करना, बराबर है, एस आ गया, बाद में किसी इसको फॉर्मूला में डाल दो, आर मिल जाएगा, दैट्स ऑल। ओके, तो नाउ आई लीव इट ऑन यू, क्योंकि अब जो है वो मैथ्स है, दिस मच हो, दिस मच हो। ये हो गया नंबर 3.9। अब देखो सम में ऐसा वेरिएशन क्या किया था उन्होंने, पहले आर एस लगा, फिर एस के बाद पैरेलल लगा दिया। हो सकता है पेपर सेटर यहाँ के बदले यहाँ लगाए पैरेलल में, हो सकता है दोनों में लगाए। द ओनली थिंग इज इन बोथ द केस ऑब्टेन द रिलेशन एंड देन सिंप्लीफाई, फिर मैथ्स है, बस इतना ही। ओके, तो ये हो गया इलस्ट्रेशन 3.9।